दुनिया के जिन भी देशों में लोकतंत्र है वहां पक्ष की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण होती है उतनी विपक्ष की भी भूमिका होती है। जनता सत्ता जिसको सौंपती है उससे यह उम्मीद करती है कि वो जनता के हित में फैसले लेगी, लेकिन जिसे विपक्ष में रखती है उसे भी जनता का समर्थन हासिल होता है। लेकिन कभी भी आपने देखा है कि दुनिया में सत्ता पक्ष में बैठने वाले नेता ने अपने विपक्ष के नेताओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया हो? आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जब बातचीत शुरू हुई तो उस समय कफ सिरप यानी कोडीन के मामले पर जब सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष ने हंगामेदार सवालों की बौछार कर दी तो उसका जवाब देने के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विपक्षी नेताओं को नमूना कहते हुए नजर आए। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने ह्यूमर और विट से कह दिया कि लगता है ये अपनी बात कर रहे हैं, यह आत्मस्वीकृति है। ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है दिल्ली और लखनऊ के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया है कि दिल्ली वाले की तरफ इशारा करके वो कह रहे हैं कि जैसे ही यहां सदन शुरू होता है दिल्ली वाले तो विदेश चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग टैग करके पूछने लगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएं कि जो सदन चलने के समय विदेश घूमने का काम सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो दिल्ली वाले को तो पहचान गए कि किसके बारे में वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर ये पूछते हुए नजर आए कि लखनऊ में कौन बैठा है, विदेश कौन जा रहा है, किसकी बात हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इशारा अखिलेश यादव की तरफ था, लेकिन दिल्ली वाला जिक्र करके उन्होंने घेरने की कोशिश की तो राहुल गांधी को, लेकिन फंस गए बुरे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि क्या विपक्षी नेताओं के लिए इस तरह की बयानबाजी और जो मूल मुद्दा है उस पर बात ही ना हो। मिसाल के तौर पर जब आज सदन शुरू हुआ, 3 दिन का सदन है विधानसभा का, जिसमें आज पहला दिन है, फिर उसके बाद कल परसों कार्रवाई खत्म। एक सत्र 3 दिन का। दुनिया के किसी लोकतंत्र में इस तरह का अगर आपने देखा हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वंदे मातरम की बहस चंद घंटों की, बड़े बड़े बिल प्रस्ताव अनुपूरक बजट सब पर चंद घंटों की बहस। आपके पास समय किस चीज का नहीं है? आप सत्र क्यों नहीं चलाते? क्योंकि आप जनता के सवालों से भागना चाहते हैं। मेजॉरिटी आपके सदन के भीतर है, इसलिए आप जल्दी जल्दी बहस कराकर जल्दी जल्दी अपना काम करा करके तुरंत बहस बंद कर देते हैं। जब सदन लंबा चलता है तो विपक्ष के पास एक मौका होता है कि विपक्ष जनता के मुद्दों को सदन में उठाए। विपक्ष के पास अब कितने मौके बचे हैं सवाल पूछने का? सवाल जवाब के सेशन में जब सवाल स्वास्थ्य मंत्रालय पर पूछा गया तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, चूंकि वो स्वास्थ्य मंत्रालय का भी देखरेख करते हैं, तो भाजपा की तरफ से उन्होंने जवाब दिया। सपा की तरफ से जितने सवाल पूछे गए, आर.के. वर्मा ने पूछा, डॉक्टर रजनी सोनकर ने पूछा और कई विधायकों ने पूछा, उसका जवाब में इस तरह की बात। और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कफ सिरप के उस अवैध कारोबार के जरिए बनारस को एक संगठित आर्थिक अपराध का सबसे बड़ा अड्डा बनाने का काम किया है। महोदय, यह कारोबार सरकारी तंत्र के संरक्षण में पल रहा था और इसकी जड़ें इतनी गहरी जो उत्तर प्रदेश के बनारस से पोषित होकर के प्रदेश के बाहर निकल करके देश के कोने कोने में जाकर के नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों में जाकर के भारत की छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है। जहां भारत ज्ञान विज्ञान को फैलाने का काम करता था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की संरक्षण में सरकारी तंत्र ने उसकी पहचान को बदलने का काम किया। आज वो नशे का कारोबार करने का काम कर रहा है। क्या सरकार वंदे मातरम इन शब्दों को क्या समझती है? इनकी मान और मर्यादा को समझती है? वंदे मातरम का अर्थ है वंदना मां की, भारत मां की। किसी भी मां की वंदना उसके बच्चों को दुख पहुंचा करके, उसके बच्चों के साथ अत्याचार करके कभी भी नहीं की जा सकती। अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार की कैसी मातृ वंदना है जहां हर रोज मां के बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको तिरस्कृत किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जब मामला कोडीन का आया तो देखा गया कि सदन में आज कार्रवाई शुरू होने के पहले ही सपा के सांसदों ने पहले तो विधानसभा परिसर के बाहर सवाल पूछते हुए आंदोलन किया, नारे लगाए और सपा के विधायक अतुल प्रधान ने एक गाड़ी का सैंपल लिया, कफ सिरप कोडीन का सैंपल कई विधायकों ने लिया और इसके प्रतीकात्मक सवाल पूछते हुए उन्होंने आरोप लगाया
कि सरकार की तरफ से बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। इस पर दमदार भाषण देते हुए, सवाल करते हुए अतुल प्रधान का वीडियो वायरल हो रहा है। उसका कुछ हिस्सा मैं चाहता हूं कि आप भी सुने। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं इसलिए वाली बात बोल रहा हूं कि नजदीकी से 128 मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन इतनी मामूली धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए कि सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, आपके बनारस इतनी मामूली धाराओं में किए गए कि 200 करोड़ की, जिसके ऊपर ईडी का छापा डला, 200 करोड़ की जिसकी संपत्ति अटैच की गई, मान्यवर 200 करोड़ की, उस संपत्ति अटैच करने वाले जिसका नाम विभव राणा और आपके दूसरे का नाम विशाल सिंह है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि बराबर के प्रदेश में एनडीपीएस के तहत ऐसे माफियाओं के खिलाफ 10 साल की सजा का प्रावधान कराकर एनडीपीएस में बंद किया गया है। क्या मान्यवर सरकार ये कहेगी, ये बताएगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत, गैंगस्टर के तहत मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया, ये 2 दिन पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां हो गई, हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है, उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर 5 मिनट हो गए। मैं दूसरा सवाल पूछा मान्यवर, जो अपराधी आर्थिक और भौतिक रूप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इससे सामाजिक अपराध कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर सरकार जब्ती का काम करेगी? एक और चीज मान्यवर, कब सिरप, इंजेक्शन सहित 205 दवाइयां सरकार की तरफ से जिनके सैंपल फेल हुए, और मान्यवर बहुत जरूरी चीज है, जिसमें दिल की दवाइयां, कैंसर की दवाइयां, आपके हाई बीपी की दवाई, शुगर की दवाई, 5 मिनट 5.5 मिनट हो गया, 5 मिनट संक्रमण की दवाई, पेट का सूजन, पेट के कीड़े, होनिया, 205 दवाई जिनके सैंपल फेल होते हैं। अतुल प्रधान जी कोई प्रश्न तो कर लीजिए, भाषण 6 मिनट में 5 मिनट ज्यादा नहीं रह सकता मैं। बताएगी क्या जिनके सैंपल फेल हुए हैं, ये आपकी प्रयोगशालाओं में जो आगरा में दवाई पकड़ी गई, मेरठ में दवाई पकड़ी गई, उनके सैंपल जब पोते प्रयोगशाला में सैंपल बदलवाकर वो माफिया। अतुल प्रधान के साथ कई और नेताओं ने भी कफ सिरप के मुद्दे को उठाया, लेकिन उन सब का जवाब देने के क्रम में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हुए तो उन्होंने ये कहा कि कोई मरा नहीं। ऐसा लग रहा है कि कोई मरा नहीं तो कोई बड़ी जांच होगी नहीं। हालांकि फिर उन्होंने जांच की फहरिस्त बताई, ये हो रहा है, वो हो रहा है। व्यंग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये आखिरी तक जांच जाएगी तो कोई ना कोई सपा का निकलेगा। फिर अखिलेश यादव के पुराने भाषण को याद करते हुए, उनके स्टैंड को याद करते हुए सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ऐसा तो आप झूठ बोल रहे हैं। जिन लोगों का फोटो भाजपा के निकटतम लोगों के साथ है उन पर क्या कार्रवाई हुई, और एक आध फोटो अगर उनके साथ है तो यही बात जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे तो सामने से किसी ने बोला तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ हो वो बात अलग है, लेकिन ये लग रहा है कुछ दे रहे हैं। तो फातिहा पढ़ने से लेकर के बुलडोजर चलेगा तो फिर रोना मत, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके योगी आदित्यनाथ ने जवाब देने की कोशिश की। क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। योगी आदित्यनाथ को सुनने के बाद क्या आपको जवाब मिल गया कि हजारों करोड़ रुपए के कफ सिरप का मामला किसका है, कौन इसमें किसका आरोपी है? जिस जौनपुर के बाहुबली सांसद ने सार्वजनिक चैनलों पर यह कहते हुए और बड़े गौरव के साथ कहते हुए, हाँ वो मेरा छोटा भाई, हाँ वो मेरा छोटा भाई, वही छोटा भाई जिसकी फोटो, जिसका लिंक इस पूरी तस्करी के मेन व्यक्ति से जुड़ रहे थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई? इंतजार किया जा रहा था कि वो उनका किसके साथ, अखिलेश यादव के साथ फोटो निकले, कई हफ्ते लगे इसमें। अगर जिस समय जौनपुर के माफिया के साथ उस व्यक्ति की फोटो निकली शुरुआत में ही, उसी समय उसकी रील्स, उसकी फोटोज जितनी मिली है उनमें से 1% भी अगर अखिलेश यादव के साथ मिली होती तो अब तक क्या होता, बुलडोजर चलता कि नहीं? लेकिन वो किसी और के मिली थी तो उसके नाम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर के इस तरह का धमकाने वाले एटीट्यूड में कह रहे बुलडोजर तो चलेगा देखना। ये जो हजारों करोड़ के घोटाले, ईडी जांच, मुकदमा, ये सब क्या है? और इसके साथ साथ जिस घर की तस्वीर सपा के विधायकों ने सदन के बाहर लहराई, उस घर पर बुलडोजर कब चलेगा? यह सवाल इतना मौजूद है जिस पर उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश के नजर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जल्दी जल्दी में वंदे मातरम पर भी बहस करा ली गई। वंदे मातरम पर बहस कितना अच्छा है। योगी आदित्यनाथ ने भी कई तरह के तथ्य रखे, कई और लोगों ने रखे। उनमें से 1-2 लोगों के भाषण की चर्चा ज्यादा है, जिनमें से एक भाषण संग्राम यादव का है। आजमगढ़ के विधायक संग्राम जी ने आखिरी में जब वंदे मातरम का जिक्र हुआ तो ये कहते हुए अपनी बात रखी जिसको आपको सुनना चाहिए। हमें वो लोग आज शिक्षा दे रहे हैं जिन्होंने अपनी शाखाओं में कभी वंदे मातरम के गीत नहीं गाए। मान्यवर, आज हमें वो लोग वंदे मातरम का पाठ पढ़ा रहे हैं। मान्यवर, आज हमें वो लोग वंदे मातरम का पाठ पढ़ा रहे हैं
जिन्होंने 70 साल लग गया अपने संघ के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम नहीं किया। माननीय, हमें गोडसे की विचारधारा के लोगों से वंदे मातरम का उपदेश सुनने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और समाजवादी आंदोलन का इतिहास मानव आचार्य नरेंद्र देव से लेकर जयप्रकाश नारायण, आप हमें उपदेश देते हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर का केंद्र आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने इसे गोमती नगर के अंदर बनाया था, जिस पर आज आपने ताला लगाने का काम किया है। जयप्रकाश नारायण का इस देश के आजादी के आंदोलन में मानवर हजारीबाग को जेल के अंदर फाड़ करके जो इस देश के अंदर जज्बा पैदा करने का काम किया, मानवर उनसे अनुसरण करना चाहिए। एक तरफ तो आप अतीत की तरफ जाते हो और दूसरी तरफ अतीत से आप कुछ नहीं सीखते हो। आपके अंदर वंदे मातरम एक दरार पैदा करने के लिए औजार के तौर पर आप प्रस्तुत करते हो। आदरणीय केशव जी बोल रहे थे कि किसको पीड़ा हो रही है। पूरा सदन, मैंने खुद कानून मंत्रालय समिति की बैठक में कहा कि वंदे मातरम पर हफ्ते भर की चर्चा कराइए। पूरा विपक्ष एक स्वर से वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आखिर एक कौन सी मजबूरी है कि आज चर्चा को 3-4 घंटे में इतने बड़े राष्ट्रीय दस्तावेज पर, जहां 403 माननीय सदस्य वंदे मातरम पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, आखिर उस पर आप कुछ घंटे में चर्चा को खत्म करना क्यों चाहते हैं? अंत में जाते आते एक और भाषण सुन लीजिए। वंदे मातरम पर ही शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि जो खाद न दे पाए, जो महंगाई न रोक पाए, वो भी कौन है। एक छोटा सा टुकड़ा शिवपाल यादव का। आप वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आपको गीत से प्रेम है, बल्कि इसलिए करा रहे हैं ताकि जनता आपसे खाद की किल्लत पर सवाल न पूछ सके। सरकार कहती है कि वंदे मातरम स्कूलों में अनिवार्य होगा, अच्छी बात है, लेकिन जिस बच्चे के पेट में रोटी नहीं है, क्या उसके गले में सुर निकलेंगे? सुजलाम सुफलाम का अर्थ होता है अच्छी जल राशि और अच्छी फसल, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का किसान डीएपी खाद की बोरी के लिए लाइन में खड़ा है, पुलिस की लाठियां खा रहा है। क्या यही आपका सुफलाम उत्तर प्रदेश है? वंदे मातरम में सस्य श्यामलाम की बात है, यानी हरियाली और खुशहाली, मगर यहाँ तो नौजवानों के भविष्य पर बुलडोजर चल रहा है। भर्ती निकलते ही पेपर लीक हो जाता है, नौजवानों के हाथों में डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं है। आजकल एक नया अमृत बाजार में आया है, कोल्ड सिरप। अध्यक्ष जी, सुना है कि इस अवैध धंधे के तार बड़े बड़े रसूखदारों से जुड़े हैं। सरकार वंदे मातरम की धुन बजाकर इस कप सिरप को शोर को दबाना चाहती है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश लोकतंत्र के लिहाज से कहां खड़ा है, यह मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे गंभीर सवाल खड़े हो जाएं, किसानों नौजवानों के सवाल खड़े हों। चंद रोज पहले जहां छात्रों के आंदोलन चल रहे हों, कल एक आंदोलन असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का होने वाला है, जिसके बारे में लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। इतने तरह के आंदोलन छात्रों के मुद्दे पर है। चर्चा कब होगी जब सदन 3 दिन चलेगा? किसानों के मुद्दे पर चर्चा कब हो पाएगी, कितनी हो पाएगी? औपचारिकता के लिहाज से 2-4 सवाल पूछ लिए जाएंगे, 2-4 बात हो जाएगी और 1-2 बार मंत्रियों का जवाब आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की सारी समस्याएं उसके बाद खत्म हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कोई समस्या ही नहीं। और अब कब सिर्फ कोडीन का मामला भी कोई मामला नहीं बचा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि सब सपा के हैं। ऐसे में 3 दिन का सत्र किस तरफ इशारा कर रहा है और किस तरफ ये पूरे देश को ले जाना चाहते हैं? बाकी मैं उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर इस विवेक को छोड़ता हूं कि आपको देखना है कि आपकी चुनी हुई सरकार किस तरह से काम कर रही है। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है। फिलहाल इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन दबाएंगे, घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।